Okay, so now let me continue our topic. So today I will take few examples on this hypothesis testing part. Okay, and see, it is very easy topic. Okay, don't take any burden regarding those definitions, null, hypothesis, level of significance. Okay, ज़्यादातर केस में वो सारी चीज़ आपको गिवन ही रहती है, आपको बस ये चेक करना है कि वैल्यू आपकी ग्रेटर दैन है या लेस दैन है, या जो आपका एक्सेप्टेड रीजन है उसमें वैल्यू आ रही है कि नहीं, दैट पार्ट ओनली वी हैव टू चेक. ओके, सो let me continue from Z test again. Just 1 minute. So let me explain the first test. तो अगर आपको कुछ भी लास्ट लेक्चर में नहीं समझ में आ रहा है, ओके, सो अब ये जो 5 और 6 मिनट में जो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा वहां से आपको 100% समझ में आ ही जाएगा. ठीक है, इज माय वॉइस इज क्लियर? यस, ओके, या. So okay, as in our syllabus, okay, there are 4 methods. One is chi-square test, Z test, T test and ANOVA test. ठीक है, so इतना आपको प्रिपेयर करना लास्ट यूनिट में, यही आपका टॉपिक है, दिस टेस्ट एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज योर लास्ट यूनिट. ओके, सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टेस्ट इज Z टेस्ट. ठीक है, तो Z टेस्ट में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है. ओके, तो वो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ. द फर्स्ट रिजल्ट इज व्हाट, दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, this test is applicable only for, just a moment. हम आपल्याला पाठ याला पाठवू, हम ग्रुपवर टाकून द्या, ग्रुपवर टाकून द्या फक्त तो चेक. चालेल चालेल. Sorry for the disturbance. So the first test is Z test. Okay, so this test is applicable only for a sample, okay, which contain less equal 30 items. पहला रिजल्ट. ओके, जो भी आप सैंपल ले रहे हो अंडर Z टेस्ट में, ओके, उसका काउंट क्या चाहिए, लेस इक्वल 30. दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट. एंड इन दिस टेस्ट वी डोंट नो द standard deviation or you can say variance, standard deviation on variance or variance of population. ओके, ये दो चीजें आपको याद रखनी है Z टेस्ट में. यस, एनी डाउट? हाँ, सॉरी टी टेस्ट. हाँ, बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर, आपको डिफरेंस दिखाई देगा. ओके, इनको ही रिवर्स करके जो भी टेस्ट आपको दिखाई देगी दैट बिकम द Z टेस्ट. ओके, सो दिस इज माय T टेस्ट वेयर द सैंपल साइज इज लेस इक्वल 30 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन इज अननोन. ओके, एंड इफ आई टॉक अबाउट द Z टेस्ट, इमीडिएटली मैं एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि दोनों टेस्ट के एग्जांपल आज मैं लेने वाला हूं. ओके, इफ आई टॉक अबाउट Z टेस्ट, इन दिस केस यू कैन सी द सैंपल साइज इज ग्रेटर इक्वल 30. आप बोलोगे आपको 30 के लिए क्या करना है, इट्स योर कॉल. और आपको अगर T टेस्ट से जाना तो T टेस्ट से जा सकते हो, Z टेस्ट से जाना तो Z टेस्ट से जा सकते हो, बट यही रिजल्ट है. ठीक है, एंड ये भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी. ओके, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही मेंशन होगा कि आपको कौन से टेस्ट से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो प्रॉब्लम आपको एग्जाम में भी नहीं होगी. ओके, so it is perfectly mentioned कि by which test you have to check your null hypothesis. ठीक है, so this test is for a sample whose size is greater equal 30, and in this case we have given the value of standard deviation or variance
ऑफ पॉपुलेशन। आइडेंटिफाई करना भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपके पास पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो ये आप जेड टेस्ट से ट्राई करोगे, अदरवाइज आप उस केस में आप टी टेस्ट से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये था पहला पार्ट, व्हाट इज द टी टेस्ट एंड व्हाट इज द जेड टेस्ट। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप नल हाइपोथेसिस को चेक कर रहे हो कि ये जो नल हाइपोथेसिस है इसको आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। यस, क्लियर? आप क्या कर रहे हो, सारे क्वेश्चंस में जो आपका नल हाइपोथेसिस होता है उस नल हाइपोथेसिस को आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, या आपको डिसीजन लेना है। तो कल एक किसी का तो क्वेश्चन था कि सर ये नल हाइपोथेसिस कैसे लिखना है। ओके, सो याद रखो नल हाइपोथेसिस क्या होता है। फॉर एनी गिवन एग्जांपल नल हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट सेम ही है, देयर इज नो significant difference between mean value of sample and population। तो कोई भी क्वेश्चन आने दो, अभी मीन किसका मीन गिवन है वो क्वेश्चन पे होगा। मे बी आपके पास मीन ऑफ मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ और मीन वैल्यूज ऑफ वेट गिवन होगा, मीन ऑफ वेट गिवन होगा, ओके, मीन ऑफ एज गिवन होगा, कोई भी मीन किसी का भी हो सकता है। ओके, मीन ऑफ एनी गिवन डाटा। ठीक है, सो व्हाट इज योर एच नॉट इन बोथ द केसेस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू ऑफ सैंपल एंड पॉपुलेशन। ये आपका होता है एच नॉट। कोई भी क्वेश्चन आने दो, दिस इज योर स्टेटमेंट। आपको ये चेक करना है, ओके, ये एच नॉट whether this statement is true or whether this statement is false. So that we have to check using t test and z test. ठीक है, so now what is the formula in t test? क्या है फॉर्मूला t test में चेक करने के लिए? Yes, what is the formula in t test? Let me take one more page here. कल ही हमने देखा है, जितना याद आ रहा है उतना आप बोल दो। सो लेट मी राइट ऑल द फॉर्मूला। सो टी टेस्ट का फॉर्मूला और मैं अभी इमीडिएटली एक्सप्लेन करना हूँ जेड टेस्ट का फॉर्मूला। यही बेटर होगा अगर ये टेबल देता हूँ मैं आपको, तो फिर टोटल थियरी क्लियर हो जाएगी। पहला रिजल्ट आपको जो याद रखना है, ओके, व्हाट इज द कंडीशन ऑन सैंपल साइज? n less equal 30 and standard deviation is unknown, na? Correct me if I am wrong, na? In this case the sample size is greater equal 30 and standard deviation is given or it is known, it is given or it is known, standard deviation is known। ठीक है, सेम वर्डिंग में रखता हूं, डन। ओके, फिर दोनों केसेस में एच नॉट क्या डिफाइन करना है? पहले देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यूज और मीन वैल्यू ऑफ सैंपल एंड पॉपुलेशन। ठीक है, ओके, सेम मैं नहीं लिख रहा बट आपको समझ में आ जाएगा, सेम ही होगा। सो सेम एच नॉट है दोनों केसेस में। नाउ नेक्स्ट, नाउ यू हैव टू चेक वेदर दिस एच नॉट इज एक्सेप्टेबल और यू हैव टू रिजेक्ट दिस एच नॉट, या ये एच नॉट आपका ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको चेक करना है। तो उसके लिए टी टेस्ट में दो केसेस में फॉर्मूला है। फर्स्ट केस में क्या है, वन सैंपल, अगर आप एक ही सैंपल के लिए चेक कर रहे हो तो उस केस में फॉर्मूला आपका क्या है? T is equal to, can anyone tell me? X bar minus mu upon S upon root n. Can you tell me what is S here? फॉर्मूला क्या है इसका? बोलो, एक मिनट। सॉरी, H नॉट मध्ये देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा ना? हाँ हाँ,
यही स्टेटमेंट फिक्स ही है, मतलब दो वेरिएबल में कोई डिफरेंस नहीं है। या आप पहले कंसिडर करते हो एच नॉट में, सारे क्वेश्चन में एच नॉट यही डिफाइन होगा, डोंट वरी अबाउट दिस, एच नॉट यही डिफाइन होगा। इसका अल्टरनेटिव स्टेटमेंट जो भी है ना, इट समटाइम्स डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। अब इसका अल्टरनेटिव क्या होगा, देयर इज अ डिफरेंस, ओके सॉरी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस मींस व्हाट, यहां पे कोई रिलेशन नहीं है, बट एच ए क्या होगा, देयर इज सम रिलेशन, ओके लाइक दैट। तो ये जनरली आप ऐसे लिखते हो। अभी मैं एक्चुअली मैथमेटिकल नहीं लिखना चाहता हूं। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यूज ऑफ सैंपल एंड बोलो पॉपुलेशन। सो एच नॉट एक्चुअली ये डिफाइन किया, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यूज ऑफ सैंपल एंड मीन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। ओके, सो ऑब्वियसली आपका एच ए क्या होगा उस केस में, एच नॉट सेम होगा, बट एच ए क्या आएगा, दिस टू आर नॉट इक्वल और देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन दिस। तो ये क्या लेना है, ग्रेटर देन लेना है, लेस देन लेना है, इट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा, ये थियरी थोड़ी बहुत आपको क्वेश्चन से समझ में आएगी। राइट नाउ जस्ट रिमेंबर, एच नॉट मींस नो डिफरेंस, सैंपल में और पॉपुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, ये होता है आपका एच नॉट। ओके, रिमेंबर इन अ सिंपल लैंग्वेज। ओके, नाउ व्हाट इज एस हियर, वन सैंपल टी टेस्ट में यस क्या होता है, इफ एनीवन कैन टेल मी और करेक्ट मी, 1 upon n minus 1, अरे हाँ नो रह गया ना, ओके सॉरी, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ओके डन। सो ये आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का ही फॉर्मूला है, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स से थोड़ा बहुत याद आ रहा है, यही था ना हमारा फॉर्मूला, 1 upon n summation xi minus x bar whole square is the formula of standard deviation, करेक्ट? कुछ याद आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो ये सेम, इसलिए याद रखने में आपको टाइम नहीं जाएगा, बस यहाँ पे n minus 1 आता है, दैट चेंज यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। दोज हु रिमेंबर, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। अभी देखो, ठीक है, तो ये वैसे ही आपको लिखना है। सो बेसिकली ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल है। चलो नेक्स्ट जाते हैं। अभी मिस्टेक है तो आप बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ नेक्स्ट इज, हाँ, सो लेट मी राइट द सेम फॉर्मूला फॉर जेड टेस्ट। तो जेड टेस्ट में फॉर्मूला क्या होगा, जेड इज इक्वल टू, कैन यू गेस, हियर वी नो द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब कुछ पॉपुलेशन के लिए था, नॉट फॉर सैंपल, इट इज अगेन फॉर पॉपुलेशन। यस, सो व्हाट इज जेड हियर, इसमें क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू अपन, अभी आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का है। ओके, याद रखो, एक्स बार इज नथिंग बट मीन ऑफ सैंपल, ओके, यस नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, म्यू इज नथिंग बट मीन ऑफ पॉपुलेशन, सिग्मा इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन अपॉन रूटीन, इतना ही चेंज है। तो आप देखो ऑलमोस्ट सिमिलर है, दिस वैल्यू इज नो, यहाँ पे आपको कैलकुलेट नहीं करनी, यहाँ पे सैंपल लिया, यहाँ पे पॉपुलेशन का लिया, इतना ही चेंज है, ठीक है। हाँ, नाउ इसके आगे हाउ यू डिसाइड कि इसको आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट भी नहीं है, बट उसके रिजल्ट्स आपको याद ही रखने होंगे, क्योंकि उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। तो फर्स्ट केस में मैंने क्या बोला था, आई थिंक टी की वैल्यू with respect to alpha, which is calculated by a table, if this value is greater than mod t, then what, we accept or reject, accept or reject, accept ना। आप चेक करते जाओ, मुझे जितना जितना याद आ रहा मैं लिख रहा कंपैरिजन के लिए। ओके, हाँ, नाउ व्हाट इज अल्फा हियर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मीनिंग क्या होता है, ऐसा एरिया जहां पे आपको रिजेक्ट करना है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब क्या है, 95% इज द एक्सेप्टेंस रीजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अल्फा होता है रिजेक्शन एरिया, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। उसके दो ही पॉसिबल वैल्यूज है सिलेबस में, 5% एंड 1%।
कल मैंने एक्सप्लेन किया था 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मीन्स व्हाट, 100 में से 5 टाइम्स अगर एरर आ जाती तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, ओके, दैट इज अलाउ, 5% एरर अलाउ करते हो आप, ये उसका मीनिंग है, ठीक है, एंड अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। इफ इट इज लाइक दिस देन रिजेक्ट। नाउ लेट मी टॉक अबाउट दिस, ओके। अभी ये जो z है ना, ये जो z के वैल्यूज है, इट इज सिमिलर टू द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप जो z कैलकुलेट करते हो वो z और ये z सेम ही है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या रिजल्ट है, इफ यू आर इसमें जो रिजल्ट है वो दो पार्ट में, वन इज एक मिनट, वन टेल और टू टेल का यहाँ पे कुछ दिया है मैंने, ठीक है, नहीं जरूरत। इसमें अब ये टू टेल क्या होता नहीं आपको थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, या तो लेट मी फर्स्ट फोकस ऑन ओनली टू टेल, क्योंकि इतने जब इमीडिएटली कंफ्यूजन करने में कोई जरूरत नहीं। हाँ, तो इसमें क्या रिजल्ट है डायरेक्टली देता हूँ मैं आपको। इफ यूर z इज लाइज बिटवीन, ओके, तो इसमें फॉर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ओके, फॉर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इफ यूर z, ये याद रखना है, so don't worry about this, lies between this range, then accept z naught, accept h naught, okay। एंड अभी मुझे वो वैल्यू एग्जैक्टली याद नहीं है, बट लेट मी राइट इट, -2.53 z, ये 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए होता है, और इससे ज़्यादा सिंपल अभी मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, सो कुछ डाउट्स है तो आप भी क्लियर करो। फॉर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस -2.53 लेस इक्वल z 2.53 एक्सेप्ट h नॉट, ठीक है। एक बार मुझे बस ये वैल्यू चेक करने दो, रॉन्ग नहीं जाना चाहिए, just 1 minute, let me just check whether that value is correct or not, -2.58 है, ठीक है। So just let me correct it, 2.58, ओके। अभी मुझे ये बोलो, इस टेबल में कुछ डाउट्स है आपको, दोनों टेस्ट में टाइम पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। टी टेस्ट में क्या होता है, एच नॉट तो फिक्स है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, नो डिफरेंस, एच नॉट मतलब नो डिफरेंस, ठीक है। सैंपल और पॉपुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है दैट इज योर अल्टरनेटिव स्टेटमेंट, ओके, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फिर आप टी टेस्ट में टी की वैल्यू कैलकुलेट करते हो वन सैंपल के लिए, if table value is greater than the more t, we accept that null hypothesis, if not we reject that null hypothesis। z टेस्ट में भी आप z की वैल्यू कैलकुलेट करते हो, वो -1.96 to 1.96 में अगर आ जाती है we accept, ओके, नहीं आती है तो we reject। 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में -2.58 और 2.58 में आती है तो we accept, otherwise we reject। any doubt up to this part, बोलो मुझे क्लियरली, समझ में आ रहा है यहां तक? नाउ लेट मी टेक सम एग्जांपल्स। सर, हाँ बोलो ना। if t alpha is equal to t mod, then this test fail na, then we can't predict anything na, here I have mentioned strictly less than or greater than, so if it is equal then we can't predict anything from this t test, clear? then what should we do? Then you have to go with z test, try with z test। अगर अब ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर मैंने टी टेस्ट का एग्जांपल दिया है तो ये इंश्योर ही होगा, ओके। एंड अगर वहाँ पे सैंपल आपका 30 है तो उस केस में एटलीस्ट आपके पास चॉइस रहेगी, आप जेड टेस्ट के लिए जा सकते हो, ओके। उस केस में चॉइस होगी जेड टेस्ट के लिए जा सकते हो। अगर बट सैंपल लेस देन 30 है तो जेड टेस्ट से भी नहीं जा सकते हो। देयर आर अदर टेस्ट आल्सो, ओके, और भी बहुत सारे टेस्ट है। एनोवा टेस्ट से आप कर सकते हो सॉल्व उसको, ठीक है। मतलब अगर टी टेस्ट फेल हो रही है, जेड टेस्ट भी आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, देन हैव टू गो विद द एनोवा टेस्ट। एनोवा टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल गिवन सैंपल। एक से ज़्यादा सैंपल आने दो,
ओके, तो उस सारे केसेस में ANOVA टेस्ट आपकी एप्लीकेबल है. ओके, इट इज मोर जनरल मेथड. ओके, सो व्हेन आई आस्क यू क्वेश्चन ऑन दिस टी टेस्ट, ये विद दिस कंडीशन ही होगा. सो डोंट वरी अबाउट दिस. इफ इट इज नॉट, देन वी कांट से एनीथिंग फ्रॉम अ टी टेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे आपको टी टेस्ट की वैल्यू भी देनी है, तो वो क्वेश्चन मतलब कंफर्म टी टेस्ट से ही सॉल्व हो जाएगा. सो ये केस आपको नहीं आएगी एज फार एज योर एग्जाम इज कंसर्न. एग्जाम में अगर आपको देखना तो ऐसी प्रॉब्लम आपकी नहीं आएगी. ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, मैं ना यहाँ पे एग्जांपल नहीं लेता हूँ, आई विल टेक एग्जांपल सेपरेटली, क्योंकि आप तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी. level of rejection on सांगतो. सी वो सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज है, एंड आपको बस देखना है कि उस रेंज में आ रहा है तो एक्सेप्ट करना है, नहीं आ रहा है तो रिजेक्ट करना है. सो वैसे वो पार्ट आपको कहीं पे कैलकुलेट नहीं करना है. ओके, जस्ट वन मिनट, माय सिस्टम गेट्स स्लो. हाँ, जस्ट गिव मी टाइम टू कंप्लीट वन क्वेश्चन, और फिर आपके जो भी डाउट्स है आई विल टेक दोस डाउट्स. क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्या क्या डाउट्स आने वाले हैं, सो आई विल ट्राई टू आंसर्स. ठीक है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन भी सेपरेट ले रहा हूँ. हाँ, सो नाउ लेट मी स्टार्ट द सॉल्यूशन. तो जो भी आपके डाउट्स है क्वेश्चन के, इसमें 100% सॉल्व हो जाएंगे. स्क्रीन विजिबल है तीनों डिवीजन में. सी यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले हैं, सो अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर रखो. इसमें से कुछ कहीं पे ना कहीं कुछ कैलकुलेशन आपको मतलब बहुत में एक्चुअली एमसीक्यू किस टाइम पे आने वाले. हाँ, अभी आप देखो ये क्वेश्चन कौन से टेस्ट से कर रहे हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे स्मार्टली. कुछ भी मेंशन नहीं, बट आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि मैंने ब्रैकेट में क्या दिया है, कौन से टेस्ट की वैल्यू दी है, ये मुझे देना ही पड़ेगा. क्योंकि ये अगर मुझे नहीं देना है तो मुझे आपको टी टेस्ट का टेबल देना होगा. दैट आई कैन नॉट प्रोवाइड एज फार एज एमसीक्यूज आर कंसर्न. या आपको मैं दे नहीं पाऊंगा टेबल. ठीक है, तो इसलिए ब्रैकेट में टी टेस्ट की, जेड टेस्ट की जो पॉसिबल वैल्यूज है, रिजेक्ट मतलब किस वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, वो वैल्यू मैं आपको एज इट इज ब्रैकेट में देने वाला हूं. क्लियर? तो इसलिए आइडेंटिफिकेशन का पार्ट अभी आपके लिए ट्रिवियल हो गया कि कौन से मेथड से करना है. ओके, यस. तो टी टेस्ट के क्वेश्चन समझ में आएंगे. टी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, तो आपको टी टेस्ट से ही सॉल्व करना है, किसी और टेस्ट से ट्राई भी मत करो. ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाई वी हैव टू सॉल्व बाय टी टेस्ट ओनली. ओके, तो क्वेश्चन रिपीट करता हूं. The manufacturer of a certain company make an electric bulbs. A company which make the electric bulb claims that a company का claim है his bulb have mean life of 25 months. मतलब क्या है, कंपनी मतलब whole population, उस population की so and what is the mean of that population? Population is different from the experiment. मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बल्ब है produced by machine, that is your whole population. Produced by a company, that becomes your whole population. So what is the mean of the population? बोलो. हाँ, 25 months ना. 25 क्या है, पॉपुलेशन का मीन कौन सा है, और सैंपल का मीन कौन सा है. सैंपल के केस में वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि दिस इज द मीन ऑफ सैंपल. अदर जो मीन होगा वो पॉपुलेशन का ही होगा. एंड सेम पॉपुलेशन के लिए आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी है. बट आपको मैंने क्या बोला था कि टी टेस्ट में वी डोंट नीड स्टैंडर्ड डेविएशन, बट दो इट इज गिवन इन द एग्जांपल, इट इज गिवन जस्ट फॉर अ कंफ्यूजन. ओके, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अ रैंडम सैंपल ऑफ 6 सच बल्ब्स. तो यानी की वैल्यू क्या है, हाँ बोलते जाओ, 6. सो दिस वैल्यू इज लेस इक्वल 30 ना. इट मींस आई कैन अप्लाई टी टेस्ट. ठीक है, given below. So this is the sample. ठीक है, can you regard producer claims to be valid at 1% level of significance? Okay, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है क्या, मैं आपको अभी ड्रॉ करके देता हूँ. 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है. तो अगेन ये नहीं भी समझ में आता है तो इसमें कुछ लॉस होगा नहीं आपका, और ना ही आगे इन फ्यूचर स्टडी ऑल्सो.
बिकॉज दैट थियरी इज नॉट दैट मच ट्रिवियल। उसके पीछे क्या क्या रीज़न है ना, उसमें मेरे 5-6 लेक्चर्स जाएंगे। सो मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। ये देखो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है, आपको 1% एरिया को डिलीट करना है। अभी 1% एरिया आप एक तो किसी एक साइड से डिलीट कर सकते हो या तो दोनों साइड से डिलीट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिप्लाई करते जाओ। हाँ, आप 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब ये जो टोटल एरिया, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। ओके, ये टोटल एरिया आपको कंसिडर करना है। ओके, तो इनमें से 1% एरिया आपको डिलीट करना है। तो 1% एरिया आप दोनों साइड से आधा आधा डिलीट कर सकते हो, क्योंकि ये नॉर्मल कर्व है, जो लेफ्ट साइड में वही राइट साइड में, या तो किसी एक साइड से डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे टू टेल का मतलब क्या होता है? टू टेल का मतलब क्या होता है? पहले मैं टू टेल पे ही फोकस करने वाला हूँ, फिर मैं आपको सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा कि वन टेल के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो वो कंफ्यूजन होगा नहीं। ओके, तो वन टेल के क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन। अभी फोकस ऑन टू टेल। तो ये 1% जो एरिया है, ये 1% एरिया मुझे दोनों साइड से डिलीट करना है। तो मैं यहां से कितना परसेंट एरिया डिलीट करूंगा? हाँ बोलो ना, 1% टोटल एरिया मुझे डिलीट करना है, तो ये कितना परसेंट होगा? 0.5। ये होगा मेरा 0.5% और ये होगा मेरा 0.5%। अभी समझ में आ रहा है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता क्या है? वो एरिया डिलीट करो, आपकी इस एरिया में अगर आपकी वैल्यू आ जाती है, जो आप टी कैलकुलेट कर रहे हो, जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हो, वो इस एरिया में वैल्यू आती है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, तो ये जो आपका रीजन है, ये दिस इज द एक्सेप्टेड रीजन, ये रिजेक्शन का एरिया। ओके, अभी करस्पॉन्डिंग टू दिस 1%, ओके, ये जो पॉइंट होगा, ये जेड के वैल्यू जैसा है, दिस एक्सिस इज द जेड, है ना? तो इस वैल्यू के लिए कोई तो एक जेड की वैल्यू होगी ना। आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या करते हो, एक्स वैल्यू को जेड में कन्वर्ट करते हो और फिर उस जेड के लिए आप सॉल्व करते हो। ये आपको पता है कि ये जेड में कैसे कन्वर्ट होता है ना? कैसे होता है? कैन एनीवन टेल मी? एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो हर एक एक्स को आप जेड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अभी आप जेड के लिए देखो ग्राफ, तो ये स्टैंडर्ड है। अभी आप इसको कैलकुलेट करने में वो आपको इंटीग्रेशन वो सब कुछ सॉल्व करना होगा, व्हिच इज नॉट अ ट्रिवियल टास्क। सो जस्ट रिमेंबर व्हेन यू डिलीट 1% एरिया फ्रॉम दिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, आई थिंक दिस वैल्यू इज -2.58 एंड दिस वैल्यू इज 2.58। इसलिए मैं इन बिटवीन का एरिया ले रहा था 1% में। जब आपको अगर प्रीवियस पीपीटी आप देखते हो, लेट मी शो यू दैट आल्सो। ये स्लो हो रहा है बिकॉज ऑफ, हाँ, आर यू एबल टू सी दिस? देखो 1% के लिए मैंने क्या लिखा है, -2.58 एंड 2.58 में एक्सेप्ट करो, करेक्ट ना? हाँ सर आपको जेड टेस्ट और टी तो दोनों एक साथ सेम लागू होते हैं? सेम, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। टी टेस्ट में बस ये होता है कि वी डोंट हैव स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल साइज लेस इक्वल 30। सेम इसके लिए होगा नहीं ना, सैंपल साइज से वो डिफरेंस है ना, बट क्वेश्चन का फॉर्म सेम है। क्वेश्चन में अगर सैंपल साइज ग्रेटर इक्वल 30 है तो आप जेड टेस्ट से जाओगे, सैंपल साइज लेस इक्वल 30 है तो आप टी टेस्ट से जाओगे, बट कंपेयर करने का लॉजिक वही है, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ। अभी जेड के लिए आप डायरेक्टली इन्हीं वैल्यूज का यूज करने वाले हो, बट टी के केस में 0.1% की जो टी की वैल्यू है ना, ये आपको टेबल से समझ में आती है। तो ये 4.032 ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है टेबल से, आपको चाहिए कितने, व्हाट इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? कितने सैंपल है? 1 2 3 4 5 6 सैंपल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? अरे 1 2 3 4 5 6 5 होता है ना, 1 लेस होता है। ठीक है, तो जब आप टी टेबल देखते हो ना, ओके, आप चाहो तो अभी गूगल पे सर्च करके भी देखो, टी टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये सर्च करो टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। वो टेबल कैसे रीड होता है कि 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में डी ऑफ अगर आपका 5 आता है,
डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपका 5 आता है तो टी की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या है? तो फॉर दिस टू केसेस 0.05 एंड डीएफ इज 5, टी की स्टैंडर्ड वैल्यू है 0.32। ये आप टेबल से कैलकुलेट करने वाले हो, पर जिसमें आपको आपका टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, बिकॉज दिस वैल्यू इज रियली गिवन इन द एग्जांपल। अभी क्लियर हो गया ये मैं कहां से दे रहा हूं आपको? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये वैल्यू कहां से आ रही है? 0.01, सॉरी 1% है ना, तो 0.01 के लिए एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 के लिए टी की स्टैंडर्ड वैल्यू आती है 4.032। ये एक टेबल होता है जिस टेबल से मैं डायरेक्टली आपको देने वाला हूं। सो नाउ ऑनवर्ड्स डोंट थिंक और डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर दिस वैल्यूज, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। अगर आप रिसर्च के लिए भी जाते हो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी आने वाले हैं, ठीक है? सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन दिस वैल्यूज, ठीक है? हाँ, तो ये अभी इसके बाद अभी ये मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि ये कहां से आता है, ठीक है? या आप चाहो तो अभी टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सर्च करो गूगल पे, आपको दिखाई देगा 0.001 के लिए और डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 के लिए टी की वैल्यू आपको उस टेबल से समझ में आएगी। एंड कैसे रीड करना है वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, ओके? बट आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन इन दैट पार्ट, क्योंकि ये रीडिंग गिवन होगा तो उसमें इतना क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे हो? ना ही आपको फ्यूचर के लिए भी कहीं पे चाहिए, ओके? सो इतना बस याद रखो, दिस स्टैंडर्ड वैल्यूज डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसलिए मैं आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया था। बट मैंने आपको उस टाइम ये भी बोला था, अगर नहीं भी समझ में आता तो उससे कुछ लॉस होगा नहीं, क्योंकि उसके रिलेटेड जो वैल्यू है वो डायरेक्टली गिवन होगी। नाउ आई थिंक दिस मच एक्सप्लेनेशन इज इनफ, ओके? नाउ लेट मी स्टार्ट। यानी जेड के लिए डायरेक्टली आपके पास यही वैल्यूज आती है, यही रेंज होगी, जेड की यही रेंज होगी। बट टी के केस में जब आप जाते हो तो आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों देख के फिर टी की वैल्यू समझ में आती है, ओके? हाँ, सो नाउ लेट मी कैलकुलेट, लेट मी डिफाइन एच नॉट। बोलो जल्दी, कवर होगा नहीं ना तो जितना मुझे लेना है बोलो जल्दी। वो एच नॉट क्या होगा? क्या क्वेश्चन है कि एक कंपनी है जो इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस करती है, उनका क्या कहना है कि मीन लाइफ क्या है उस बल्ब की 25 मंथ्स, ये उनका कहना है, ओके? मैंने क्या किया, एक सैंपल लिया है 6 बल्ब का, ठीक है? आई विल चेक वेदर फॉर दिस 6 बल्ब आई विल गेट द सेम मीन लाइफ और नॉट। अभी समझ में आ रहा है क्वेश्चन? क्या समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ओके? तो एच नॉट हमेशा क्या होगा कि उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आपको कैसे लिखना है? there is no significant difference between life of, आप वर्डिंग सेम ही रखो, पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन यहाँ पे क्या डिनोट करने वाला है? द बल्ब प्रोड्यूस बाय कंपनी, all the whole population, the mean life of population and sample. Clear? कोई भी क्वेश्चन आने तो लिखना यही है, क्लियर और नॉट? हाँ, नाउ लेट मी कैलकुलेट। तो टी का फॉर्मूला क्या है? एक ही सैंपल है, टी का फॉर्मूला क्या है बोलते जाओ जल्दी मुझे। x बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट n ना। So what is S? S क्या था? अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन n माइनस 1 समेशन xi माइनस x बार होल स्क्वायर, ठीक है? What is x बार? तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, अभी आप जल्दी से कैलकुलेशन करके बोलते जाओ मुझे। कैलकुलेट x बार, इनके एडिशन करो डिवाइडेड बाय 6, टेल मी x बार। आप बोल रहे हो ना? 23। हाँ, नाउ लेट मी कैलकुलेट s। तो s क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 1/5 समेशन i रन्स फ्रॉम 1 to 6, ठीक है? xi माइनस 23 स्क्वायर। तो हर एक वैल्यू से 23 सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करके उसको 5 से डिवाइड करो एंड टेल मी दैट वैल्यू। तो अभी मेरे पास वो अवेलेबल होगी तो मैं ले लेता हूं। ओके, आपका ये आंसर करेक्ट है 23। ये कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा सबको? सो कैन आई राइट डायरेक्टली
कैन आई राइट डायरेक्टली? आप करके बोलो मुझे, एक केस में तो कर ही लेते हैं। ये आना चाहिए 102। चेक करो, हर एक वैल्यू से 23 सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर करना है। कैल्सी यूज करना ही है ना, विदाउट कैल्सी कैसे होगा ये फिर? हाँ सॉरी, हाँ हाँ वो उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म बोल रहे हो ना? यस यस यू कैन यूज, गुड गुड, यस यू कैन यूज। ओके लेट मी गिव यू दैट आल्सो। ओके मैं, आप ये एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो और ये भी यूज कर सकते हो, ये मैंने आपको उस टाइम पे भी एक्सप्लेन किया था। ओके यस यू कैन यूज, लेट मी गिव यू दैट आल्सो। सो देयर इज वन मोर फार्मूला, इफ यू रिमेंबर मैंने ये एक फार्मूला भी आपको दिया था पहले ब्रैकेट में, 1/n-1 समेशन xi स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। ये इजी होता है तो बेटर वे यही यूज करो। अब अभी मुझे बोलो वैल्यू, आई वांट फाइनल आंसर क्विकली। हर एक का स्क्वायर करके ऐड करो डिवाइडेड बाय 5। कर रहे हैं क्या कोई? डू इट, मुझे टाइम जाएगा ज़्यादा। बोलो डू इट, किस चीज़ का आंसर आना चाहिए। ओके अगर मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ तो मिस्टेक हो सकती है। हाँ हर एक का स्क्वायर किया मैंने, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या था, बोलो डिवाइडेड बाय क्या है? n-1, n की वैल्यू क्या है? 6, मतलब क्या 5 ना। माइनस क्या करना है? मीन का स्क्वायर, मीन क्या था? 23। फिर इसका क्या लेना है मुझे? अंडर रूट। कुछ तो रॉन्ग आ रहा है शायद, क्या था यहाँ पे? चेक करो, why I'm getting wrong? नहीं, मुझे लग रहा है कि n-1 की वजह से ये फॉर्मूला चेंज हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो आई डोंट थिंक सो कि वेदर इट गिव्स यू करेक्ट वैल्यू, क्योंकि ये जो मीन कैलकुलेट किया था ना, यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट। ये मीन मैंने n वैल्यूज़ के लिए किया था, बट यहाँ पे n-1 से वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मत कैलकुलेट करो, डायरेक्टली यही कैलकुलेट करो। मुझे बोलो इसका आंसर आपका क्या आ रहा है? अगर इसे ऐसे जाते तो आपका आंसर क्या आ रहा है? यही आ रहा है क्या सिंपल? हाँ मुझे रॉन्ग है, क्योंकि रॉन्ग है क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो n-1 ये अगर n आता है तो ये सिंप्लीफिकेशन था। x बार जो मैंने कैलकुलेट किया ना वो n के लिए किया है, टोटल मीन मैंने कैलकुलेट किया है, ठीक है। यू कैन सी हियर n लिया है नीचे। सो आई डोंट थिंक सो कि ये आपको करेक्ट देगा ये जो सिंप्लीफिकेशन है। नाउ लेट अस कैलकुलेट फॉर दिस पार्ट। चलो ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये आप नहीं यूज कर सकते। नाउ कैलकुलेट दिस, इसमें क्या करना है? हर एक वैल्यू से मीन सबट्रैक्ट करते जाना है और स्क्वायर 23 सबट्रैक्ट करके स्क्वायर करना है। आप बोलते जाओ, लाइक से 24 माइनस 23 क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1। नेक्स्ट 9, प्लस क्यों नहीं आ रहा है? हाँ 23 माइनस 26 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट 23 माइनस 30, बोलो 49। नेक्स्ट 9 ना, 9, नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 25। तो ये क्या है वैल्यू? 102। सो let me write it here. This value is 102.
and divided by 5. Now do this. Now do this. Now do this. 4.5166. आ रहा है क्या अभी ऐसे? Are you getting this answer now? Yes, sir. तो हाँ, तो ये जो था ना previous simplification, that is not working here. Okay? तो उसको skip करो. उसका रीजन क्या है कि वो जो रिजल्ट था वो n सैंपल के लिए सिंप्लीफाई हो रहा है. मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे n लेते हो और मीन के लिए मीन कैलकुलेट करने के लिए भी n वैल्यूज लेते हो तो ये वो वर्क करेगा, अदरवाइज नॉट. ठीक है. सो दिस इज माय s. नाउ लेट मी पुट ऑल द वैल्यूज हियर. सो t इज इक्वल टू x बार क्या था? x बार क्या है? अभी कैलकुलेट किया ना 23 ना. 23. हाँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ साइड में. x बार इज 23. So t is equal to 23 माइनस म्यू की वैल्यू क्या है? उनका मीन क्या था? 25 डिवाइडेड बाय यस क्या है? 4.5166 डिवाइडेड बाय रूट यन क्या है? 6. डू इट. जल्दी बोलो नहीं तो एग्जाम्पल फिर ज़्यादा नहीं हो पाएंगे. मैं ज़्यादा स्लो जा रहा हूँ. हाँ, डू इट. One point 8438. 1.8438 करेक्ट ना? ओके. हाँ, तो इसके आगे आपको क्या करना है? तो ये आपने टी कैलकुलेट किया. नाउ लेट मी राइट टी फॉर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. क्या है वो? क्या है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है? 1% है. सो लेट मी राइट टी फॉर 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. सो टी फॉर 0.01 that is nothing but a table value. So it is already given in the question and that value is 4.032. 4.032. So this value is greater than your mod t, which is equal to 1.8432. So what is your conclusion? Therefore, null hypothesis H naught is accepted or rejected? Accepted. Accepted. है क्या डिफिकल्टी क्वेश्चन? तो ये जो आपका स्टेटमेंट था कि उन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. ठीक है. सो तो जो प्रोड्यूसर का क्लेम था वो वैलिड है क्या? प्रोड्यूसर का क्लेम वैलिड है क्या? यस ना, क्योंकि डिफरेंस नहीं है ना. डिफरेंस है ही नहीं तो प्रोड्यूसर का जो क्लेम होगा वो वैलिड होगा. ठीक है. देयरफॉर प्रोड्यूसर्स क्लेम इज वैलिड विद 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ये एरर के साथ आप जा रहे हो, विद 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ओके. अब इस पे एमसीक्यूज कैसे आएंगे? मैं आपको क्या करूंगा, आई विल गिव यू एक्स बार म्यू एस एंड रूट एन, सारे वैल्यूज दूंगा और ये भी एक वैल्यू देने वाला हूं 4.032. यू हैव टू जस्ट टेल मी वेदर दिस हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. एक ये वे होगा या टी कैलकुलेट करने के लिए आएगा आपको 2 और 3 मार्क्स के लिए, जैसे ये कैलकुलेशन है टी कैलकुलेट करने के लिए आएगा. ये भी हो सकता है एमसीक्यू. एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना ये भी आ सकता है. यही पॉसिबिलिटी है. क्या यस. सो इफ इट इज रिजेक्टेड, इफ दिस एच नॉट इज रिजेक्टेड तो आपको एक्सेप्ट क्या करना होगा? एच ए ना, अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड. इफ इट इज रिजेक्टेड तो आपका एच ए जो होगा, इसका जो काउंटर पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा कि नहीं डिफरेंस आ रहा है, मतलब सैंपल के लिए अगर मैं टेस्ट करता हूं ना तो उसकी जो लाइफ है वो 25 मंथ्स नहीं आ रही, तो डिफरेंस आ रहा है. ओके. तो डिफरेंस अगर आता है तो अल्टरनेटिव स्टेटमेंट ट्रू होता है. इसका मतलब जो प्रोड्यूसर का क्लेम था वो रॉन्ग है. ये उसकी अल्टरनेटिव साइड है. ठीक है. सो नाउ लेट मी टेक वन मोर एग्जाम्पल.
ऑन अ सेम प्रोसेस। अभी मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ डायरेक्टली। So the lifetime of item for a random sample of 10 from a large consignment give the following data. It is given. आपके पास एक सैंपल है जिसमें 10 आइटम्स है। सैंपल उन्होंने बोला कि ये सैंपल है, ठीक है, 10 आइटम्स का। तो उसकी तो लाइफ इन 1000 आवर्स इज गिवन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कैन वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस, वी डोंट नो व्हाट इज दैट हाइपोथेसिस, बट एक्सेप्ट कर सकते हो क्या, दैट द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ आइटम इज 400 आवर्स। तो उनका क्या कहना है कि इन जनरल द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ आइटम्स इज 4000 आवर्स, ठीक है। सो फॉर दिस कैन वी एक्सेप्ट, वेदर कैन वी, सो कैन दिस स्टेटमेंट, ओके, इज एप्लीकेबल फॉर दिस सैंपल। सारे क्वेश्चन में यही मीनिंग है। जो उनका पॉपुलेशन का स्टेटमेंट होता है, जो उनका पॉपुलेशन का स्टेटमेंट होता है, वो स्टेटमेंट आप सैंपल के लिए अप्लाई कर सकते हो कि नहीं। इस टाइप के सारे क्वेश्चन है। इट डजंट मैटर कि क्वेश्चन क्या है, आप बस ये देखो कि पॉपुलेशन का स्टेटमेंट या पॉपुलेशन का जो मीन सैंपल के मीन के साथ मैच करता है कि नहीं। करता है, H0 एक्सेप्ट होगा, नहीं करता है, H0 रिजेक्ट होगा। दैट इज द क्वेश्चन। सो इट डजंट मैटर कि व्हाट इज इन द क्वेश्चन, क्या लैंग्वेज है। आप सारे क्वेश्चन में मतलब आप यही कर रहे हो, जो सैंपल आप सिलेक्ट कर रहे हो, ओके, एंड द रिजल्ट, वट एवर रिजल्ट इज देयर फॉर द पॉपुलेशन, ओके, कैन द सेम रिजल्ट वी कैन अप्लाई फॉर सैंपल और नॉट। नहीं अप्लाई करते हो तो यू कैन चेंज द सैंपल और यू कैन गो विद अनदर सैंपल, ठीक है। तो H0 आपका यही इस केस में भी यही होगा। देयर इज नो सिग्निफिकेंटली डिफरेंस बिटवीन मीन लाइफ ऑफ पॉपुलेशन एंड सैंपल। एज्यूम करो कि अभी उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, अभी स्टैटिस्टिकली हम चेक करेंगे, ठीक है। एक ही सैंपल है तो टी टेस्ट आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि काउंट भी क्या है, 10 सैंपल है, मतलब लेस दैन 10 है। सो n इज इक्वल टू 10 विच इज लेस दैन और इक्वल टू 30 है। वी कैन गो विथ टी टेस्ट। तो टी टेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, x बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट n। x बार क्या होता है, मीन ऑफ सैंपल जो आपको कैलकुलेट करना है, म्यू इज द मीन ऑफ पॉपुलेशन विच इज गिवन, एंड एस अपॉन रूट n। ये सारे वैल्यूज आपको कैलकुलेट करने हैं। सो लेट मी शो यू। सो x बार पहले कैलकुलेट करते हैं। x आपको गिवन था, ये वैल्यूज सारे 4.2 4.6 है ना, इट इज ऑलरेडी गिवन। तो उसका मीन मैंने कैलकुलेट किया है, 4.4 आ रहा है। सेम सैंपल के लिए मैं स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट करने वाला हूँ, ओके। हर एक वैल्यू से x बार सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर करो, ऐड करो, डिवाइडेड बाय n माइनस 1 मतलब 9, दैट वैल्यू इज 0.589, ठीक है। सॉरी यहाँ पे ना मैंने कुछ तो मिस्टेक की है ना, 4000 हो गया ना, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं ना, क्योंकि ये सारे 4 के वैल्यूज है और ये, सॉरी फॉर दिस करेक्शन। हाँ, यस। सो फॉर अ गिवन सैंपल आपने उसका मीन कैलकुलेट किया है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है। एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? ये हो जाएगा अभी इजीली, यस और नो? सैंपल का मीन और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको क्या देखना है, हाँ, कैन वी एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ आइटम इज 4 आवर्स, ओके। एवरेज लाइफ टाइम ऑफ आइटम इज 4 आवर्स। तो वो जो होल पॉपुलेशन है उसका जो लाइफ टाइम है, ओके, वो क्या है, 4 आवर्स है। एंड आप ये चेक कर रहे हो, ये जो स्टेटमेंट है पॉपुलेशन का लाइफ टाइम 4 आवर्स है, ये स्टेटमेंट आप सैंपल के लिए चेक कर रहे हो, यही क्वेश्चन है ना। तो आपके पास एक 10 आइटम का सैंपल है, उसकी लाइफ टाइम भी आपके पास गिवन है, तो उस सैंपल के लिए आप ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि ना, आप ये चेक कर रहे हो, ठीक है। सो उसके लिए आप टी कैलकुलेट करोगे, तो टी आपका क्या है, x बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट n। x बार होता है सैंपल ऑफ मीन, सॉरी, x बार इज व्हाट, मीन ऑफ द सैंपल, म्यू होता है मीन ऑफ द पॉपुलेशन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। यस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल जो हमने अभी कैलकुलेट किया है, n इज द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सैंपल, रूट 10। सो दिस वैल्यू इज 2.148। अभी 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन होगी। तो 1% की वैल्यू क्या है, 2.226। तो आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो टेबल की वैल्यू अभी भी ज़्यादा ही है, 2.226, 2.2,
इट मीन्स ओके, सो टेबल की वैल्यू अभी भी ज़्यादा आ रही है दैन दिस मॉड टी, देयरफॉर हियर आल्सो वी एक्सेप्ट आवर नल हाइपोथेसिस विद द 1% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब सैंपल के लिए भी आपको सेम मीन मिलने वाला है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ पॉपुलेशन एंड मीन ऑफ सैंपल। क्लियर? आप देखो क्वेश्चन कोई भी आने तो मैथमेटिकली अप्रोच सेम ही है, ठीक है? हाँ, एंड नाउ लेट मी टेक द सिमिलर एग्जांपल्स बट फॉर अ जेड टेस्ट। So let me take this example separately. सब कुछ वन सैंपल के लिए चल रहा है। कितना टाइम है? हाँ, I can explain. Visible है proper? Is it visible? हाँ। Yes. तो यहाँ पे आप देखो, एक्चुअली ये वैल्यू मैं इस टाइप में भी नहीं देने वाला हूँ, आई विल करेक्ट इट लेटर ऑन। ये मैं आपको डायरेक्टली ऐसे ही दूंगा, जेड की जो रेंज है ना वही देने वाला, -1.96, करेक्ट, -1.96 to 1.96, ये आपको मैं ऐसे ब्रैकेट में दे दूंगा। तो यहाँ पे मैंने जेड की रेंज दी है, तो यही भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन जेड से होगा। अभी क्यों होगा, लेट मी एक्सप्लेन दैट, ठीक है? सो अ हर्ड ऑफ 1500 स्फीयर was fed a special high protein grain for a month. A random sample of 29 were weighted and okay, so tell me number of items in a sample. Random sample of 29, तो लेन की वैल्यू क्या है 29, weighted and had gained an average of 6.7 pounds। तो ये एवरेज है सैंपल का, तो मतलब x बार होगा ना। नेक्स्ट, if the standard deviation of weight gain for the entire herd is 7.1, मतलब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है 7.1, एंटायर बोला ना। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट एवरेज वेट गेन पर शेयर फॉर द मंथ वाज मोर देन 5 पाउंड्स। तो अभी मैं 5 पाउंड्स के लिए चेक करूंगा, सो when mu is equal to 5, उनका कहना है कि more than 5 के लिए चेक करो, but let me check whether it is 5 or not. If it is not 5, then automatically this statement will true. ये okay, we'll stop here today. ठीक है।